आज की इस चर्चा में स्वागत है। हमारे पास एक श्रोता द्वारा भेजी गई शब्दावली सीखने की सामग्री है। ये वोकैब भैया नाम के स्रोत से लगती है और इसकी शुरुआत कुछ यूं होती है, वेलकम टू वोकैब भैया, मैं आपका भैया वोकैब हुई अब और आसान। हाँ बिल्कुल। और ये दावा करती है कि नए शब्द, उनके अर्थ, पर्यायवाची, फिर उदाहरण और यहाँ तक कि एक कहानी के जरिए भी सिखाएगी। अच्छा। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस सामग्री के तरीके को, मतलब इसके अप्रोच को समझें, ये कैसे जानकारी पेश करती है, इसकी बनावट कैसी है और सीखने में ये कितनी कारगर हो सकती है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। पहली नज़र में तो ये सामग्री काफ़ी व्यवस्थित दिखती है। मतलब हर शब्द के लिए पूरी जानकारी एक ही जगह है। हाँ। हिंदी और अंग्रेजी अर्थ, पर्यायवाची और वाक्य में प्रयोग भी। हाँ, ये संरचना जो है वो सीखने वालों के लिए एक तरह की सहूलियत तो पैदा करती है। सब कुछ एक फ्रेमवर्क में है। चलिए पहले शब्द से शुरू करते हैं। स्रोत इसे कहता है। ठीक है, अब हम पहले शब्द पर हैं। टेम्पेस्चुअस। हाँ, टेम्पेस्चुअस हिंदी में मतलब दिया है तूफानी, उग्र, और अंग्रेजी में फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस और इन्वॉल्विंग वायलेंट स्टॉर्म्स। यानी तीव्र भावनाएं या फिर भयंकर तूफान। यहाँ दिलचस्प बात ये है कि दिए गए पर्यायवाची स्टॉर्मी, टर्बुलेंट, फियर्स, वायलेंट, ये शब्द के दोनों पहलुओं को छूते हैं। अच्छा। जैसे शाब्दिक तूफान मतलब स्टॉर्मी सी, और भावनात्मक उथल-पुथल जैसे फियर्स आर्ग्यूमेंट। ये दिखाता है कि शब्द सिर्फ मौसम तक ही सीमित नहीं है। हाँ, बिल्कुल। मतलब इंसानी जज्बात के लिए भी इस्तेमाल होता है। जी, और उदाहरण भी शायद यही दिखाते हैं। पहला है, देयर टेम्पेस्चुअस आर्ग्यूमेंट डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ द हाउस। उनके उग्र झगड़े ने घर की शांति भंग कर दी। और दूसरा, द सेलर्स फियर्ड द टेम्पेस्चुअस सी। नाविक तूफानी समुद्र से डरते थे। दोनों अर्थ एकदम साफ हो जाते हैं। सही कहा। अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। श्रोत कहता है, ठीक है, अब हम दूसरे शब्द पर हैं। सैंक्टिफाई। सैंक्टिफाई हिंदी में पवित्र करना या अनुमोदित करना, अंग्रेजी में टू मेक होली और गिव ऑफिशियल अप्रूवल, मतलब किसी चीज को पवित्र बनाना या फिर आधिकारिक मंजूरी देना। यहाँ भी वो दोहरे अर्थ वाली बात है। पर्यायवाची देखें, ब्लेस, प्योरीफाई, कॉन्सेक्रेट, अप्रूव। हाँ। पहले तीन जो हैं, ब्लेस, प्योरीफाई, कॉन्सेक्रेट, ये तो धार्मिक या आध्यात्मिक पवित्रता से जुड़े हैं ना। जी। जबकि अप्रूव इसे एक, क्या कहते हैं, आधिकारिक या सामाजिक मंजूरी का रूप देता है। अच्छा, हाँ, वाक्य भी इसी तरफ इशारा करते हैं। पहला धार्मिक संदर्भ में, द प्रीस्ट सैंक्टिफाइड द टेम्पल बिफोर द फेस्टिवल। पुजारी ने त्योहार से पहले मंदिर को पवित्र किया। जी, और दूसरा वो थोड़ा लाक्षणिक है। हार्ड वर्क सैंक्टिफाइज इवन द सिंपलेस्ट लाइफ। मतलब कड़ी मेहनत सबसे साधारण जीवन को भी पवित्र या कहें सार्थक बना देती है। यहाँ सैंक्टिफाई का मतलब है महत्व देना, एक तरह से वैध ठहराना। ये भाषा का दिलचस्प विकास है कि कैसे धार्मिक शब्द आम जिंदगी के मूल्यों को दर्शाने लगते हैं। बिल्कुल। सूची में अगला शब्द है, जैसा स्रोत कहता है। अब हम तीसरे शब्द पर है, ब्रैश। ब्रैश हिंदी अर्थ उग्र, ढीठ। अंग्रेजी रूड, नॉइजी और टू कॉन्फिडेंट, मतलब अशिष्ट, शोर मचाने वाला या जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी, पर वो भी एक नेगेटिव अंदाज में। हाँ, पर्यायवाची रूड, इम्प्यूडेंट, बोल्ड, इंसोलेंट, ये भी इसी नकारात्मकता को दर्शाते हैं। यहाँ बोल्ड का मतलब शायद बहादुरी नहीं, बल्कि ढिठाई या बदतमीजी है। बिल्कुल, ये आत्मविश्वास नहीं, ये अक्कड़पन है। वाक्य देखें, हिज ब्रैश रिमार्क्स ऑफेंडेड एवरीवन इन द मीटिंग। उसकी ढीठ बातों ने बैठक में सभी को नाराज कर दिया। एक रूप से स्वीकार्य नहीं है। सही है। चलिए चौथे शब्द पर नजर डालते हैं। स्रोत कहता है, ठीक है, अब हम चौथे शब्द पर हैं, रूफुल। रूफुल हिंदी अर्थ पछतातापी, दुखी। अंग्रेजी एक्सप्रेसिंग सॉरो और रिग्रेट, यानी दुख या पछतावा दिखाना। इसके पर्यायवाची रिग्रेटफुल, सॉरी, अपोलोजेटिक, सैड, ये तो सीधे सीधे इसी भावना को व्यक्त करते हैं। इसमें कोई मतलब छिपाव नहीं है, बस अफसोस या उदासी का इजहार। हाँ बिल्कुल, उदाहरण भी इसी भाव को पकड़ते हैं। शी गेव अ रूफुल स्माइल आफ्टर लूजिंग द मैच। मैच हारने के बाद उसने एक उदासी भरी मुस्कान दी। ये मुस्कान खुशी की नहीं। नहीं, ये शायद अपनी गलती या किस्मत पर अफसोस की है। और दूसरा,
He felt rueful about not helping his friend in need. उसे जरूरत में अपने दोस्त की मदद ना करने का पछतावा हुआ। ये तो सीधा पछतावा है। आगे बढ़ते हुए 5वां शब्द है रिवियर्ड। स्रोत कहता है अब हम 5वें शब्द पर हैं। Revered, हिंदी में आदरणीय, पूजनीय, अंग्रेजी में deeply respected और admired, यानी गहरा सम्मान या प्रशंसा पाना। इसके पर्यायवाची रिस्पेक्टेड, ऑनर्ड, वेनरेटेड, एस्टीम्ड ये सिर्फ पसंद करने से कहीं ज्यादा गहरे सम्मान का भाव देते हैं, है ना? वेनरेटेड में तो पूजनीय होने का भाव ज्यादा ही स्पष्ट है। बिल्कुल, यह अक्सर किसी नैतिक या आध्यात्मिक या ऐतिहासिक महत्व वाले व्यक्ति या चीज के लिए इस्तेमाल होता है। उदाहरण देखिए, महात्मा गांधी इज रिवियर्ड एज द फादर ऑफ द नेशन। जी हाँ। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के रूप में पूजनीय हैं। और द मंक वॉज रिवियर्ड बाय हिज डिसाइपल्स। भिक्षु अपने शिष्यों द्वारा पूजनीय था। दोनों में श्रद्धा का भाव साफ है। इसके बाद आता है छठा शब्द स्लर। स्रोत के अनुसार ठीक है, अब हम छठे शब्द पर हैं। स्लर, हिंदी अर्थ बदनामी, गाली, कलंक। अंग्रेजी एन इंसल्टिंग रिमार्क और डैमेजिंग स्टेटमेंट, यानी एक अपमानजनक टिप्पणी या नुकसान पहुंचाने वाला बयान। इसके पर्यायवाची इंसल्ट, स्टिग्मा, डिसग्रेस, टॉन्ट ये भी इसके नकारात्मक असर को दिखाते हैं। स्टिग्मा और डिसग्रेस तो सामाजिक कलंक की तरफ इशारा करते हैं। हाँ, ये सिर्फ एक बुरी बात नहीं है, बल्कि किसी की इज्जत या सामाजिक स्थिति को चोट पहुंचाने वाली टिप्पणी है। वाक्य इसके सामाजिक प्रभाव को दिखाते हैं। द पॉलिटिशियन स्लर ऑन ओपोनेंट्स क्रिएटेड कंट्रोवर्सी। विवाद। हाँ, राजनेता की विरोधियों पर की गई अपमानजनक टिप्पणी ने विवाद खड़ा कर दिया। और यूजिंग रेशियल स्लर्स इज अनएक्सेप्टेबल, नस्लीय गालियों का प्रयोग अस्वीकार्य है। ये दिखाता है कि शब्दों का कितना गंभीर सामाजिक वजन हो सकता है। बिल्कुल। 7वां शब्द है स्टॉलवर्ट। जैसा स्रोत बताता है, अब हम 7वें शब्द पर हैं। स्टॉलवर्ट, हिंदी में मजबूत समर्थक, वफादार। अंग्रेजी लॉयल, रिलायबल एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, यानी निष्ठावान, भरोसेमंद और मजबूत समर्थक। इसके पर्यायवाची लॉयलिस्ट, फेथफुल, रिलायबल, डिवोटेड ये निष्ठा और भरोसे पर जोर देते हैं। इसमें सिर्फ समर्थक होना नहीं बल्कि मजबूती से टिके रहना भी शामिल है। सही कहा, ये वो समर्थक हैं जो मुश्किल समय में भी साथ ना छोड़ें। उदाहरण देखें, ही इज अ स्टॉलवर्ट सपोर्टर ऑफ द क्लब। वह क्लब का एक मजबूत समर्थक है। और द स्टॉलवर्ट सोल्जर नेवर लेफ्ट हिज कमांडर्स साइड। वफादार सैनिक ने कभी अपने कमांडर का साथ नहीं छोड़ा। दोनों में वो अटूट निष्ठा झलकती है। सूची में अगला 8वां शब्द है स्टाउट। स्रोत कहता है ठीक है, अब हम 8वें शब्द पर हैं। स्टाउट, हिंदी अर्थ मोटा, मजबूत। अंग्रेजी स्ट्रॉन्ग एंड हैवी बिल्ट और करेजस। अच्छा, यहाँ फिर से 2 अर्थ हैं। एक शारीरिक मतलब मजबूत, भारी डील डॉल वाला, और दूसरा चारित्रिक यानी साहसी, दृढ़। हाँ, पर्यायवाची स्ट्रॉन्ग, सॉलिड, ब्रेव, हार्डी ये भी इन दोनों पहलुओं को दर्शाते हैं। स्ट्रॉन्ग, सॉलिड शारीरिक बनावट की ओर, जबकि ब्रेव, हार्डी साहस और सहनशीलता की ओर इशारा करते हैं। ये दिलचस्प है कि एक ही शब्द शारीरिक और चारित्रिक दोनों तरह की मजबूती के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वाक्य देखें, द स्टाउट मैन कैरीड द हैवी बॉक्स इजीली। मजबूत या मोटे आदमी ने भारी बक्सा आसानी से उठा लिया। ये शारीरिक अर्थ हुआ। हाँ। और दूसरा, शी गेव अ स्टाउट डिफेंस ऑफ हर बिलीफ्स। उसने अपने विश्वासों का दृढ़ बचाव किया। ये साहसी या दृढ़ वाला अर्थ हो गया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि संदर्भ कितना महत्वपूर्ण है। सही में। बिल्कुल। अब 9वें शब्द की बारी, SUAVE। स्रोत कहता है अब हम 9वें शब्द पर हैं। SUAVE, हिंदी अर्थ आकर्षक, विनम्र। अंग्रेजी चार्मिंग, कॉन्फिडेंट एंड पोलाइट, यानी आकर्षक, आत्मविश्वासी और विनम्र। पर्यायवाची चार्मिंग, स्मूथ, पॉलिश्ड, एलिगेंट ये एक परिष्कृत और मनभावन व्यक्तित्व का वर्णन करते हैं। स्मूथ और पॉलिश्ड में कभी-कभी थोड़ी बनावटीपन या चालाकी का पुट भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ये सामाजिक व्यवहार में एक सकारात्मक गुण ही माना जाता है। हाँ, और वाक्य उदाहरण इस व्यवहार के असर को दिखाते हैं। द स्वाव होस्ट इम्प्रेस्ड ऑल द गेस्ट्स। आकर्षक मेजबान ने सभी मेहमानों को प्रभावित किया। और he spoke in a suave tone that one trust instantly. उसने इतने आकर्षक लहजे में बात की कि तुरंत विश्वास जीत लिया। ये तो सामाजिक कौशल का प्रतीक है। जी हाँ। और अब इस सूची का आखिरी 10वां शब्द
स्रोत कहता है। ठीक है, अब हम 10वें और अंतिम शब्द पर हैं, स्वर्व। स्वर्व, हिंदी अर्थ मुड़ जाना, अचानक रास्ता बदलना। अंग्रेजी टू चेंज डायरेक्शन सडनली। इसके पर्यायवाची टर्न, वियर, कर्व, शिफ्ट। ये दिशा में अचानक बदलाव का संकेत देते हैं। वियर अक्सर थोड़ा अनियंत्रित ढंग से दिशा बदलने के लिए इस्तेमाल होता है। ये शब्द गति और आकस्मिकता का भाव देता है। इसके भी दो तरह के प्रयोग दिख रहे हैं। एक शाब्दिक, द ड्राइवर स्वर्व्ड टू अवॉइड हिटिंग द डॉग। ड्राइवर कुत्ते को टक्कर मारने से बचने के लिए अचानक मुड़ गया। हाँ, और दूसरा लाक्षणिक, ही नेवर स्वर्व्ड फ्रॉम हिज प्रिंसिपल्स। वो कभी अपने सिद्धांतों से नहीं दिगा। अच्छा, यानी अपने विचारों या रास्ते से न हटना। ये दृढ़ता का प्रतीक बन जाता है यहाँ। तो ये थे 10 शब्द, लेकिन इस स्रोत सामग्री का एक और दिलचस्प हिस्सा है इन सभी 10 शब्दों को मिलाकर बनाई गई एक कहानी। हाँ, ये हिस्सा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शब्दों को सिर्फ परिभाषाओं से निकालकर एक संदर्भ में रखता है। देखते हैं ये कहानी क्या है और ये शब्दों को कैसे पिरोती है। कहानी एक तूफानी रात की है। एक टेम्पेस्ट्रस रात में गांव में पुजारी मंदिर को सैंक्टिफाई करने की तैयारी कर रहे हैं। तभी एक ब्रैश युवक उनका मजाक उड़ाता है, पर बाद में र्यूफुल यानी दुखी महसूस करता है। गांव के रिवियर्ड बुजुर्ग सबको शांत रहने और विश्वास रखने को कहते हैं। तभी कोई बाहरी व्यक्ति गांव वालों के बारे में स्लर मतलब कोई अपमानजनक बात फैलाता है, लेकिन गांव वाले एकजुट और स्टॉलवर्ट रहते हैं। अच्छा, वफादार। हाँ, गांव का स्टाउट लोहार जो न सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत है बल्कि साहसी भी, सबको हिम्मत बंधाता है। इसी बीच एक स्वाव दिखने वाला यात्री वहां फंस जाता है और मदद की पेशकश करता है। स्वाव यात्री गांव में है? हाँ, कहानी के अंत में जब एक पेड़ गिरने वाला होता है तो वही लोहार तेजी से गाड़ी को स्वर्व करके बच्चों को बचाता है। अच्छा, अगर हम इस कहानी के तरीके का विश्लेषण करें तो इसका मकसद तो साफ है, सीखे गए शब्दों को एक यादगार कहानी में बांधना। ये एक क्लासिक मेमोरी टेक्निक है जिसे नेमोनिक डिवाइस कहते हैं। हाँ, याद रखने के लिए। जी, शब्दों का इस्तेमाल कहानी में ठीक ठाक लगता है, हालांकि कुछ जगहों पर थोड़ा जबरदस्ती का एहसास हो सकता है। जैसे आपने कहा, स्वाव यात्री का गांव की सेटिंग में आना, क्या ये स्वाभाविक लगता है? शायद नहीं, पर शिक्षण के उद्देश्य से ये किया गया लगता है। हाँ, कभी-कभी ऐसे अभ्यासों में ये होता है कि शब्द फिट करने के लिए कहानी थोड़ी गढ़ी हुई सी लगे, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, स्रोत ने कहानी में अलग से कोई चुटकुले या प्रेरक उद्धरण नहीं डाले हैं, बल्कि कहानी का अपना ही एक संदेश है, एकता, साहस और विश्वास का। ये एक दिलचस्प चुनाव है। कुछ शिक्षण सामग्री हास्य या प्रेरणा को अलग से जोड़ती हैं, पर यहाँ कहानी को ही मुख्य वाहन बनाया गया है। और कहानी का संदेश शब्दों के अर्थ से भी जुड़ता है, जैसे स्टॉलवर्ट ग्रामीण, स्टाउट लोहार, रिवियर्ड बुजुर्ग। हाँ, ये सब सकारात्मक गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो तूफानी टेम्पेस्चुअस हालात का सामना करने में मदद करते हैं। बिल्कुल। स्रोत के अंत में एक समापन विचार भी है, जो कुछ सीखे हुए शब्दों को फिर से इस्तेमाल करता है। Life is like a tempestuous sea. Only stalwart hearts, stout courage, and suave wisdom can steer us safely. जीवन एक तूफानी समुद्र की तरह है। केवल वफादार दिल, मजबूत साहस और आकर्षक बुद्धिमत्ता ही हमें सुरक्षित रूप से आगे बढ़ा सकती है। ये कोशिश है सीखे हुए शब्दों को एक बड़े फलसफे से जोड़ने की। टेम्पेस्चुअस, स्टालवर्ट, स्टाउट और स्वाव, इन चारों शब्दों को जीवन की चुनौतियों से निपटने के जरूरी गुणों के तौर पर पेश किया गया है। स्वाव विजडम का इस्तेमाल थोड़ा अनोखा है, पर शायद इसका मतलब है मुश्किल हालात में भी शांति और समझदारी बनाए रखना। हो सकता है। और आखिर में एक चुटकुला भी है। टीचर, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्वाव? स्टूडेंट, व्हेन यू कोम्ब योर हेयर विद स्वाव स्टाइल बिफोर द एग्जाम एंड स्टिल फेल। हाँ। शिक्षक, स्वाव का क्या मतलब है? छात्र, जब आप परीक्षा से पहले स्वाव स्टाइल में अपने बाल बनाते हैं और फिर भी फेल हो जाते हैं। ये शायद तनाव कम करने और स्वाव शब्द को हल्के फुल्के अंदाज में याद दिलाने का एक तरीका है। हालांकि ये थोड़ा घिसा-पिटा सा लग सकता। हाँ, थोड़ा सा। तो कुल मिलाकर इस वोकैब भैया सामग्री का विश्लेषण करने पर क्या समझ आता है? हमने देखा कि यह 10 शब्द सिखाने के लिए एक बहुत ही संरचित तरीका अपनाती है। परिभाषा, पर्यायवाची, वाक्य और फिर सब कुछ एक कहानी में पिरोकर।
प्रस्तुति तो स्पष्ट है और शब्दों के दोहरे अर्थों को उजागर करना और उदाहरण देना मददगार हो सकता है। कहानी का इस्तेमाल शब्दों को संदर्भ देने का एक रचनात्मक प्रयास तो है, हालांकि इसका क्रियान्वयन, जैसे हमने कहा, थोड़ा बनावटी लग सकता है। हाँ, इसकी प्रभावशीलता सीखने वाले की पसंद पर निर्भर करेगी, मुझे लगता है। कुछ लोगों को ये कहानी आधारित तरीका शायद बहुत पसंद आए, जबकि कुछ को ये सिर्फ शब्दों की सूची से बेहतर ना लगे। यहाँ एक बुनियादी सवाल उठता है, क्या इस तरह की कहानी आधारित विधि सच में लंबे समय पर शब्दावली याद रखने में मदद करती है, या ये सिर्फ प्रस्तुति को मजेदार बनाने का जरिया है? देखिए, स्मृति विज्ञान तो कहता है कि संदर्भ, जुड़ाव और भावनाएं याद रखने में मदद करती हैं। कहानी ये सब प्रदान कर सकती है, लेकिन अगर कहानी खुद यादगार न हो या शब्द उसमें स्वाभाविक ना लगे, तो शायद इसका असर कम हो जाए। इसकी तुलना अगर हम दूसरे तरीकों से करें, जैसे स्पेस्ड रिपीटिशन सिस्टम, SRS वाले फ्लैश कार्ड ऐप्स, या असल जिंदगी में पढ़ने सुनने से शब्द सीखना, मतलब इमर्शन, तो हर तरीके के अपने फायदे और नुकसान हैं। ये तरीका शायद उन लोगों के लिए अच्छा हो जो संरचना और कहानी पसंद करते हैं। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि शब्दावली सीखने के लिए व्यक्तिगत रूप से कौन सी विधि सबसे कारगर लगती है? क्या इस तरह की व्यवस्थित सामग्री जिसमें कहानी भी शामिल हो सहायक है, या फिर किताबें पढ़ने, बातचीत करने या फिल्में देखने जैसे ज्यादा खुले तरीके बेहतर हैं? और सबसे जरूरी सवाल, हाँ, नए सीखे शब्दों को रोजमर्रा की भाषा में कैसे उतारा जाए ताकि वे सच में अपनी शब्दावली का हिस्सा बन जाएं। बिल्कुल, यही असली चुनौती है। हाँ, बिना अभ्यास के वे आसानी से भूल जाते हैं, चाहे सीखने का तरीका कितना भी अच्छा क्यों ना हो। सही कहा। आज की इस चर्चा के लिए धन्यवाद। उम्मीद है इस सामग्री का यह विश्लेषण शब्दावली सीखने के अलग-अलग तरीकों पर सोचने के लिए एक शुरुआती बिंदु प्रदान करेगा।